Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So, कल मैंने तुम लोग को कुछ टास्क दिया था, राइट? मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का फेजर डायग्राम बनाने के लिए किसी ने बनाया? Yes, ma'am. Let me see. Can you present? Wait. Yes, ma'am. अभी हाँ अभी दिखा सकते हो क्या बनाया तुमने? बैक कैमरा थोड़ा काम नहीं कर रहा. You can click a picture and then show it. It will be better. स्क्रीन शेयर कर लेना, फोटो फोटो ले लो उसका और उसके बाद शेयर कर लेना. समझे? Are you using a laptop or a phone? फोन Okay. बैक कैमरे से ऐसे दिखा सकते थे तुम. एक बार फिर से ट्राई करो. नहीं हो रहा मैम, तो थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम है. मैम मोबाइल एक्सप्लेन में कर देंगे आपको. हाँ. ओके ओके, ट्राई एक्सप्लेन. लेट मी सी. ठीक है, मैं बनाती हूँ, तुम बोलो, मैं बनाती हूँ. ठीक है, तो शायद बेटर रहेगा. ओके. ओके, लेट्स स्टार्ट. बोलो कैसे बनाना है फेजर डायग्राम. क्या हुआ शुभम? आवाज आ रही है? मैम I1, यस मैम I1 को रेफरेंस लिया मैम, रेफरेंस फेजर. ओके, ठीक है. I1 हमारा रेफरेंस है. यस मैम. तो मैम E3 और E4, मैम E3 भी सेम पेज में लाई करेगा मैम. ओके. E3 इज I1 मैम into I R3 R3. यस and मैम. E4. E4 नहीं ना, क्या बोला तुमने? E3 and E2. E4 मैम, E E4 भी सेम पेज में लाई करेगा. E3 E इक्वल टू E4 हुआ ना, बैलेंस हो. अच्छा. ओके, ठीक है. सो E3 इज इक्वल टू E4 है. ठीक है, नेक्स्ट. यस मैम. मैम उसके बाद मैम ई मैम टोटल मैम होगा ना मैम, टोटल हाँ, मतलब रिजल्टेंट टोटल. E. हाँ. यस मैम, रिजल्टेंट ई इक्वल टू E1 प्लस E3 या E2 प्लस E4. हाँ, तो पहले E1 या E2 बनाना पड़ेगा उसके लिए ना. E1 E2 कैसे बनाएंगे? मैम उसमें मैम ऐड करेंगे मैम. मैम इंडक्टेंस का मैम J ओमेगा X, I1 R2. J ओमेगा L1. यस मैम. This is your I1 J omega L1. यस मैम. सॉरी, RX है ना, RX LX. और ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा E1 यस मैम. and E1 मैम is अब equal to E2. E2 मैम, दोनों का So पैरेललोग्राम लॉस में मैम रिजल्टेंट E होगा. okay. Okay, so this is one way of solving it. इसमें तो हमने कैपेसिटिव करंट या कैपेसिटिव इंडक्टेंस बनाया नहीं. अगर कैपेसिटिव मैम इंडक्टेंस इसमें मैम इसी में मैम इस मैम
E3 का फेज में ही मैम करंट आएगा मैम IR। IR करंट E3 के फेज में होगा, ठीक है, ओके। मैम IC उसका परपेंडिकुलर होगा। तो किधर होगा? मैम ऊपर मैम। ऊपर या नीचे? ओके, मैम ऊपर मैम, सप्लाई से हाँ लीड करेगा। ठीक है। सो दिस इज योर मैम IC। फिर यस मैम, फिर मैम ट्रायंगल लॉ से फिर ऐड कर देंगे फेजर, तो नेट करंट आ जाएगा I4 या I2। IR और IC को यस मैम। का पैरेललोग्राम ट्रायंगल। बनाएंगे तो हमको I2 मिलेगा, विच I2 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E2, राइट? E2 के डायरेक्शन में होगा I2। यस मैम। यस मैम। I2 R2 यही ड्रॉप है ना E2, तो IC और IR मिला करके E2 बनाएंगे। सो बस मैं ऐसे जोड़ देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इसको मैंने IR यहाँ बनाया है, तो ऐसे तो पीछे बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब अगर ये IC है और ये IR है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको I2 मिल रहा है, ठीक है। अभी ठीक है? any problem here? Is it okay? मैम। ठीक है, वेरी गुड। So this is your phasor diagram of Maxwell's inductance and capacitance bridge. Next bridge is your Hayes bridge. Hayes bridge is again a type of bridge which is used for determination of inductance, unknown inductance, and जैसे कि तुम्हारा मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज लो वैल्यू ऑफ Q के लिए कैलकुलेट होता था, यहाँ पर भी हम दिस ब्रिज इज not suitable for low value of Q coils and this is suitable for high value of Q coils, ठीक है। So this is the difference between a Maxwell's inductance capacitance bridge and a Hayes bridge. Now let us see what is the circuit diagram of a Hayes bridge at first. So this is the third type of bridge which we are using to find out unknown inductance. अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये थर्ड टाइप का ब्रिज हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस बस ये है कि इन मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज द ब्रिज वाज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस वाज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर इन द फोर्थ आर्म। पर यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं टू मेक द सर्किट अ बिट मोर सिंपलर। तो इससे हमारा जो सर्किट है, काम हमारा अभी भी वही हो रहा है, बट द सर्किट बिकम्स अ बिट मोर सिंपलर इन दिस केस। तो यहाँ पर C4 और R4 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। यही डिफरेंस है इन केस ऑफ Hayes bridge and Maxwell's inductance capacitance bridge. This is your detector D and the source voltage. ये है हमारा E1, E2, E3, E4. So this is your E1, E2. Again you will have to draw the phasor diagram for this circuit as well. तो एक बार अच्छे से देख लो सर्किट कैसा दिख रहा है। So basically sum of voltage will be E1 plus E3 or E2 plus E4, ठीक है। Now for balance equation Z1 Z4 is equal to Z2 Z3, Z1 Z4 is equal to Z2 Z3, Z1 is equal to R1 plus
j omega L1, Z4 is equal to R4 minus of 1 by या प्लस 1 बाई जे ओमेगा एम सी जे ओमेगा C4 लिखो या R4 माइनस ऊपर जे कर लो ओमेगा C4 लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू R2 इंटू R3। ठीक है, इस J को मैं नीचे से ऊपर लेके चले गए इसलिए यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिया है, ठीक है। यू कैन डू आइदर वे। अगेन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई ईच इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। निकालो जरा क्या आ रहा है। सी ऑल द ब्रिजेस जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं सेम ही है सबके लिए, सो you will have to just follow remember the circuit diagram and follow the same procedure. मैम रियल पार्ट आ रहा है R1 R4 प्लस L1 बाई C4 इक्वल टू R2 R3। रियल पार्ट आ रहे हैं R1 R4 प्लस L1 बाई C4 इज इक्वल टू R2 R3, राइट? यस सही है, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। सी अभी इससे पहले जो भी हम दो टाइप का ब्रिज पढ़े वहाँ पे R1 और L1 या RX LX की वैल्यू इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, पर यहाँ पर देखो तुमको R1 और L1 एक ही इक्वेशन में आ रहा है, राइट? R1 और L1 एक ही इक्वेशन में आ रहा है एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर इसमें इस ब्रिज में R1 भी अननोन है और L1 भी अननोन है, तो बेसिकली यू नीड टू इक्वेशंस ताकि तुम इसको सॉल्व कर सको। तो L1 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, मतलब सॉरी इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। R1 by omega C4 is equal to omega into L1। L1 is equal to minus of R1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर R4 C4 आना चाहिए। मैम वही आ रहा है। ये जो J ओमेगा C4 है, ये J ओमेगा के साथ मिलके तो तुम्हारा रियल पार्ट बना रहा है। एक तुम्हारा R1 माइनस J ओमेगा C4 आएगा और एक तुम्हारा R4 J ओमेगा L1 आ रहा होगा। दो टर्म यही आ रहे हैं, दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो। देख लो एक बार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है L1 की वैल्यू। मैम वो माइनस नहीं है। माइनस नहीं आ रहा। माइनस नहीं आ रहा है। नो मैम। ओके 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 फाइन। बाकी L1 की वैल्यू R1 ओमेगा स्क्वायर R4 C4 आ रही है। यस मैम। यस मैम। Now substitute this value of L1 here and calculate the value of R1. क्योंकि हमको R1 और L1 दोनों निकालना है। यहाँ मैं साफ साफ लिख देती हूँ एक बार फिर से। Substitute the value of R1, R4, L1 की वैल्यू आ रही है R1 ओमेगा स्क्वायर R4 C4 डिवाइडेड बाई C4 is equal to R2 R3.
solve for this and calculate the value of R1 और उसके बाद जो भी R1 की वैल्यू आए उसको L1 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना। मैम R1 का वैल्यू आ रहा है मैम ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू C4 ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर आ रहा होगा, ये यस C4 मैम स्क्वायर R2 है, C4 R2 इंटू स्क्वायर R3 इंटू R2 R2 इंटू इंटू R3 R3 इंटू R4 यस मैम डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 का स्क्वायर C4 का स्क्वायर, राइट। एंड L1 की वैल्यू इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। L1 था R1 ओमेगा स्क्वायर R4 C4, तो R1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R4 कैंसिल हो जाएगा, एक C4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये R1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, R4 कैंसिल, C4 कैंसिल, एक C4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा C4 R2 R3 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इन दोनों की वैल्यू को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम R1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू को एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अब इस फॉर्म में देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर R1 में L1 नहीं है और L1 में R1 नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गए हैं, ठीक है। इज इट ओके? So that is why we are substituting the value of R1 and L1 in each other equations. Any problem till here? Now calculate the value of quality factor. Quality factor is equal to omega L1 divided by R1, right? तो अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, L1 और R1 की वैल्यू यहाँ से यहीं पे निकाल लो। मैम इसका Q is, मतलब हाँ बोलो। मैम इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंसी का टर्म R1 में तो है ही, देखो दोनों में ही है, इसमें भी है फ्रीक्वेंसी का टर्म। ओमेगा इज 2 पाई एफ, राइट। क्वालिटी फैक्टर 1 बाई ओमेगा इंटू C4 इंटू R4 1 बाई ओमेगा इंटू C4 इंटू R4। इन हेस ब्रिज में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टर्म दोनों ही R1 और L1 दोनों में ही आ रहा है। ओके, नाउ सी, अभी हम लोग ने जो एंडरसन ब्रिज पढ़ा था उसमें क्वालिटी फैक्टर जो आ रहा था दैट वाज इक्वल टू ओमेगा C4 R4, राइट। Q वाज इक्वल टू ओमेगा C4 R4 ओमेगा C4 R4, और इसमें 1 बाई ओमेगा C4 R4 आ रहा है Q की वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। मैम क्वालिटी विच, फैक्टर का मैम फॉर्मूला जो बोल मैम है ना, हाँ हाँ जैसे ओमेगा L1 बाई R1 तो सिर्फ सीरीज में रहेगा तब ना, अगर पैरेलल में रहेगा तो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, तो क्वाइल ये, अगर हाँ तो हमारा R1 और L1 सीरीज में ही है ना, यहाँ पर तो अननोन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में ही है ना, इसीलिए तो हम ओमेगा L1 डिवाइडेड बाई R1 लिख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस द वैल्यू ऑफ दिस L1 बिकॉज वी आर डिटरमाइनिंग द अननोन इंडक्टेंस। बाकी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड है सर्किट में, या अगर वेरिएबल भी है तो उनका रेंज ऑफ what it can vary is fixed। लेकिन हम इस टाइप के ब्रिज को क्यों यूज करेंगे? सपोज कि तुम्हारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू तुमको नहीं पता है कि कितना सेल्फ इंडक्टेंस या कितना इंडक्टेंस का ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे पास है, या प्राइमरी और सेकेंडरी का जो इंडक्टेंस है वो कितना है ट्रांसफॉर्मर का, तो
उस ट्रांसफॉर्मर को तुम इस ब्रिज के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो नाउ दिस एल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर विल डिसाइड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। इसीलिए हम, क्योंकि यहाँ पर आर और एल सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए हम सीरीज का एक कनेक्शन, सीरीज का एक क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इज इट ओके? सो इन केस ऑफ मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज, हमारा जो क्वालिटी फैक्टर आ रहा था वो ये आ रहा था, ओमेगा C4R4 आ रहा था, जिसके लिए मैंने बोला था कि इन केस इफ वी वांट, बिकॉज वी वांट आवर क्वालिटी फैक्टर टू बी हाई, तो हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इस उस ब्रिज से, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ वी वांट हाई वैल्यू तो उसके लिए हमको C4 और R4 की वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, विच विल मेक योर सर्किट बल्की एज वेल एज कॉस्टली। वेयर एज इन केस ऑफ हेज ब्रिज सीधा ऑपोजिट आ रहा है, यानी कि C4 और R4 जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। C4 और R4 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है और C4 और R4 डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ वाई हेज ब्रिज is applicable for high value of quality factor, and the disadvantage is it cannot measure, it is not preferable for quality factors less than 10. It is not preferable for quality factor less than 10. ठीक है, this quality factor is dependent upon the values in the circuit which is variable, ठीक है। इस ब्रिज में या किसी भी ब्रिज में, जो भी ब्रिज हम पहले भी पढ़े, दो ब्रिज, इसमें बाकी जो वैल्यूज हैं R2, R3, C4 एंड R4 आर नॉट वेरिएबल आइदर। इसमें अगर हम C4 को वेरिएबल रखते भी हैं तो एक रेंज तक इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, सपोज 10 to 20 माइक्रोफराड या 20 to 40 माइक्रोफराड के बीच में ही ये वैल्यू होगी, पर ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड दिस विल डिसाइड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। सो दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग क्वालिटी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू R1 एंड L1, ठीक है। और ये दोनों क्योंकि सीरीज में है, इस वजह से हम सीरीज कनेक्शन ले रहे हैं। Now let us draw the phasor diagram for Hayes bridge. Again, as you can see that I1 करंट फ्लो कर रहा है दोनों साइड, I2 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर दोनों साइड। सो यू कैन अगेन टेक I1 एज द रेफरेंस। अब ये सर्किट देखो और मुझे फेजर डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम वंस अगेन सो दैट फेजर डायग्राम बनाने में आसानी हो सेम पेज पे। So this is your Hayes bridge. R1, L1, R2, R3, R4, C4. E1, E2, E3, E4, ठीक है। अब बताओ कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम। दिस इज सपोज योर I1 और I3, सेम I1 I3 सेम ही है। सो दिस इज योर I1, this will be your I1 R1, I1 R3 will be in the same phase. next क्या बनाओ? इंडक्टेंस वाला। हाँ ठीक है। सो दिस इज योर I1 j omega L1, रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी E1, ये तो सेम ही है। देन इसके बाद चार्जिंग करंट है नेट
नेट E1 है तुम्हारे पास, E3 है तुम्हारे पास, राइट। I1 R3 इज पैरेललोग्राम। इक्वल टू E3। पैरेललोग्राम से तुम नेट सप्लाई वोल्टेज बना सकते हो विच इज इक्वल टू E। नाउ टेल मी विद रिस्पेक्ट टू E2 एंड E4। अब E2 और E4 बताओ कैसे 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 बनेगा। E1 will be equal to E2, सेम फेज में होगा, E1 E2 के फेज में होगा, यस मैम, यस मैम। ठीक है। सो दिस इज योर सपोज I2 R4, I2 is in this direction, so I2 R2 and I2 R4 both will be in the same direction, I2 R2 and I2 R4 दोनों ही इसी डायरेक्शन में होगा ना। यस मैम। Suppose this is I2 R2. Any problem? नो मैम। ठीक है, I2 R4 हो गया। अब ये बताओ I2 R4 is the drop across R4. I2 J ओमेगा C4 किस तरफ होगा? I2 R4 से नीचे 90 डिग्री या ऊपर 90 डिग्री? मैम ऊपर मैम। ये वोल्टेज लीड ड्रॉप करेगा। की बात कर रहे हैं, करंट की बात नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं। मैम सी क्या बोले मैम, फिर से बोलिए। I2 J ओमेगा C4 ये बनाना है तुमको, I2 नहीं बनाना है, I2 J ओमेगा C4 बनाना है। This J ओमेगा C4 means minus 90 डिग्री, राइट। यस मैम। तो अब बताओ यस मैम, नीचे वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज लैग करेगा मैम, नीचे बनेगा। मैम ठीक लैग है, नीचे बनेगा। राइट। सो दिस विल बी 90 डिग्री फ्रॉम I2, दिस इज योर I2 J ओमेगा C4, ठीक है, यस मैम। ओके। एंड तुम्हारा E3, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा I2 R4 और I2 J ओमेगा C4 का जो भी रिजल्टेंट होगा दैट विल बी योर E4, यस मैम। ठीक है। और वो E4 और तुम्हारा E2 मिल करके दिस E4 एंड E2 विल बी इन द डायरेक्शन विल मेक योर E, ठीक है। तो अभी मैं कैसे E4 बनाऊं कि वो E के डायरेक्शन में आए? मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ, मेरे कहने का मतलब तुम लोग समझे नहीं शायद। देखो E2 ये है तुम्हारा, दिस इज योर E2, ठीक है। E2 और E4 मिला करके तुमको E देंगे, सॉरी E3 और E4 मिला करके तुमको E देंगे। दिस इज योर E3, राइट। E4 किस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट E हियर? दिस इज माय क्वेश्चन। हम I2 R2 से कुछ करना पड़ेगा। I2 R2 के डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा सो दैट I2 R नहीं समझी मैं क्या मैम बोल फिर रहे। से बोलिए मैम फिर से बोलिए। देखो ये तुम्हारा E3 है, देखो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये तुम्हारा E3 है, फाइन, ठीक है। दिस इज योर E2, ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। सो E2 और E4 जो होगा दैट विल मेक योर E, राइट। दिस इज योर E2 विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। E4 इस डायरेक्शन में होना चाहिए तभी तुमको E मिलेगा, राइट। यस और नो? यस मैम। तो इस तरीके से तुम पैरेललोग्राम बना सकते हो। So this will be your E4
and E4 and E2, this is suppose E2, ये parallel है ना, ये E2 E2 E4 and E2 will give you E. समझ में आया? फिर से बोलती हूँ मैं, देखो E2 इस डायरेक्शन में यहाँ तक क्लियर था, E2 इज इक्वल टू I2 R2. नाउ हमको E4 बनाना है एंड E4 इज सम ऑफ I2 इंटू R4 and I2 into 1 by j omega C4. I2 into R4 is this, I2 into 1 by j omega C4 is this. इन दोनों का पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट मैंने रेड कलर से बनाया E4. ठीक है, यहाँ पर E3 भी बना हुआ है, डजेंट मैटर, E3 और E4 सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. E4, ये जो E4 आया, ये E4 और ये E2 मिला करके तुमको E का E रिजल्टेंट देगा. अभी क्लियर है? एक बार जा करके अपने से भी ड्रॉ करना, समझ आ जाएगा. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने अलग अलग बनाया है, मतलब एक बार ऊपर से बना दिया, एक बार मैं फिर से बनाने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग देखो. ठीक है, I1 I3 हो गया. ये R4 से क्यों लिया आप? कहाँ? अच्छा एक मिनट रुको, मैं फिर से बोल रही हूँ. ठीक है, ये I2 R2 है, यानी कि E2 है, और इसी डायरेक्शन में I2 R4 है. ठीक है, बिकॉज हमने E पहले से बना दिया था. ठीक है, E हमारा E1 और E3 को मिला करके E ये बन गया था. ठीक है, नाउ I2 j ओमेगा R4 इज 90 डिग्री नीचे, ये है हमारा I2 बाई j ओमेगा C4. ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा I2 R4 का और I2 j ओमेगा C4 का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट हमको E4 बना के देगा. ठीक है, नाउ E4 कैन बी एनीवेयर, पर हम जानबूझ करके उसको एक्स एक्सिस पे इसलिए बना रहे हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जानबूझ के एक्स एक्सिस पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको एक्स एक्सिस पे बनाने से ये E कॉमन मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर E4. E4 और E2 का रिजल्टेंट तुमको मिलेगा E. इज इट क्लियर नाउ? मैं इससे अच्छी तरीके से कैसे समझाऊं? हो गया मैम क्लियर. क्लियर हो गया? ओके ओके, ठीक है. सो एडवांटेजेस ऑफ दिस Hayes bridge is it is having simple expression for quality factor, simple expression for simple circuit, that C4 and R4 is not connected in parallel but having a same current flowing through it. So and can be used for high value of quality factor. So these are the advantages of Hayes bridge. Now let us do एक दो हम आज न्यूमेरिकल कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टडी एंडरसन्स ब्रिज लेटर ऑन, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे तो तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ब्रिजेस सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो लेट अस डू सम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स. नॉर्मल AC ब्रिज है विद इम्पिडेंसेस Z1 Z2 Z3. ठीक है, ऐसे ही एक्चुअली न्यूमेरिकल्स तुम लोग को जनरली आते हैं. हेज ब्रिज और बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पिडेंसेस. तो एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. Z1 Z2 Z3 Z4. ठीक है, दिस इज योर ब्रिज विद एन आर्म A, B, C and D. ठीक है, A B एक आर्म है, B C एक आर्म है, C D एक आर्म है और A D एक आर्म है. So first question is based on this circuit diagram. Z1 is equal to 400 ohm angle 50 degree. Z2 is equal to 200 ohm angle 40 degree. Z3 is equal to
800 ohm angle minus 50 degree, and Z4 is equal to 400 ohm angle 20 degree. Find whether the bridge is balanced or not. निकालो. Simple question है. Unbalanced. Very good. I expect this type of quick answers from you. हाँ बताओ कैसे निकाला? मैम एंगल मैम ऐड करने से इक्वल नहीं हो रहा है. Right. So theta 1 plus theta 4 is not equal to theta 2 plus theta 3. Theta 1 plus theta 4 कितना आ रहा है? 70 degree is not equal to minus 10. Right? So directly एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है. You can directly see the angles and say whether the bridge is balanced or not. इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर Z1 Z4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रिज बैलेंस दिखाएगा. Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. ठीक है, 160 के आसपास, हाँ 160 के आएगा. ठीक है, 160 किलो ओम आएगा दोनों के केस से. राइट. सो Z1 Z2 is equal to Z2 Z4, Z2 Z3, but theta 1 plus theta 4 is not equal to theta 2 plus theta 3, so bridge is not balanced. Now next question. सेम ब्रिज है, ABCD सेम है, इसमें आर्म्स की वैल्यू दी गई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. आर्म AB is 0.2 microfarad pure capacitance. PC is 500 ohm pure resistance. Arm CD is unknown. TA is 300 ohm resistance in parallel with 0.1 microfarad capacitance. Question is, find R and C or L constant for arm CD considering it as series circuit. Considering it as series circuit. ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, आर के साथ सी हो सकता है, एल हो सकता है. यू हैव टू कैलकुलेट कंसीडरिंग द सीरीज सर्किट. तो आर्म तुम्हारा कुछ ऐसा था, ABCD वैल्यूज दी हुई है. यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर CDR. ABCD. तो इस आर्म की वैल्यू तुमको अननोन है, ये अननोन वैल्यू निकालनी है. इसके लिए प्योर कैपेसिटर दिया हुआ है. BC के लिए 500 ओम रेजिस्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर DA के लिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस दिया हुआ है. सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस. सबकी वैल्यू तुमको दी गई है, अननोन की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले तो Z के फॉर्म में निकालो. Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 करके Z की फॉर्म में इस DC या CD की वैल्यू निकालो. पहले तो Z के फॉर्म में वैल्यू निकालो कितनी आ रही है. Z1 इज इक्वल टू 800. प्योर कैपेसिटर दिया हुआ है तो एंगल विल बी माइनस 90 डिग्री ओम. Z2 इज इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है. हाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है.
frequency of the circuit is, यहाँ लिख देती हूँ, the frequency of the circuit is 1000 hertz. Z2 is equal to R2 divided by 1 plus j omega C2 R2. Z4 is equal to, सॉरी, Z3 is equal to, जो भी है 4 3 कुछ भी कर सकते हो, 3 कर लो, 500 ohms एंगल 0 डिग्री, प्योर रेजिस्टर है इसलिए। Z1 Z3 Z2 Z4, पहले तो Z4 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। वन आप 800 लिख दिए, मैं 500 था ना। 1 प्योर कैपेसिटर है ना, Z4 की वैल्यू आई। और कैलकुलेशन ले दी इसी पे। हाँ, तो इसी सब टाइप का कैलकुलेशन आएगा तुम लोग के एंड के एग्जाम में। थोड़ा तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा। R2 की वैल्यू दी हुई है 300, C2 की वैल्यू दी है 0.134 माइक्रोफैराड। Z2 ही कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, बाकी तो सब तुमको पता ही है। Z2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सीधे डायरेक्टली डाल करके जे के या आई के टर्म्स में भी डाल करके एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हो। उसमें डायरेक्टली तुम्हारा इम्पीडेंस एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सॉल्व करना होगा।
डन। अरे Z2 की वैल्यू तो बताओ। Z2 की तो वैल्यू आ गई होगी अभी तक। 360 के आसपास आ रही है क्या? क्लास में कोई है या भाग गए लोग? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या? Z2 is equal to R2 301 plus 2 pi F R2 into 0.1 into 10 to the power minus 6। यही है ना? J भी है यहाँ पे। ये तो सब कैंसिल हो रहा है इधर। $360 angle minus -106 आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? टैन इनवर्स नहीं किए अभी, नहीं कैलकुलेट। ठीक है, चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ कितना कितना आता है। एक बार क्वेश्चन दिखा। जो भी वैल्यू आ रही होगी एंगल की उसका कॉस एंगल लेंगे तो तुमको R4 की वैल्यू आएगी। एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा R के साथ C है या L है। ठीक है, अगर Z4 की का एंगल जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है then the element which is connected in series with R is L, and if it is coming negative then the element which is connected in series with R is C, right? तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उस पर डिसाइड करेगा कि क्या आ रहा है एंगल की वैल्यू। एंड देन जो भी एंगल आ रहा होगा उसका साइन लोगे तो तुमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस लोगे तो तुमको उल्टा बोल रही हूँ मैं, कॉस लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी और साइन लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग, मतलब Z4 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z1। इसको सॉल्व करने पे आई गेस 187.5 आ रहा है। तो 187.5
cos of whatever angle is coming here, उस एंगल को यहाँ डालोगे तो you will get the value of r, and sin of this angle will give you the value of x. तो x अगर ये एंगल पॉजिटिव है, if this angle is positive, then your एल होगा सर। element is inductor, यस और अगर नेगेटिव है देन एलिमेंट इज कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या आ रहा है ये तुम लोगों को बताना है। और x4 की वैल्यू जब आ जाएगी तो x4 से l की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x4 डिवाइडेड बाई 2πf अगर l है तो। ठीक है, सो इसको निकाल लो, निकाल करके नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे क्या है ये वैल्यू। और इस टाइप के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस जो AK सानी की बुक तुम लोग के साथ शेयर्ड है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो डू ट्राई इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन रहता है और सॉल्व तुमको विद इन द टाइम लिमिट ही करना पड़ेगा। तो ये सब अगर तुम लोग भूल गए हो कि कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स वे में, तो एक बार प्रैक्टिस करके थोड़ा स्पीड अपना बढ़ा लो। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, और बाकी जो 2-3 ब्रिज हमने पढ़ा है अभी तक। तो एंडरसन ब्रिज का मैं तुम लोग को नोट्स भेज देती हूँ, एक बार उसको खुद से पढ़ लेना, पढ़ के आना तो समझने में थोड़ा आसानी होगा, नहीं तो मैं बोलूँगी तुम लोग के समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे, क्योंकि एंडरसन ब्रिज में एक और एलिमेंट होता है। I'll give you some hints so that कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समझने में आसानी होगा। देखो, एंडरसन ब्रिज इस सर्किट कुछ इस तरीके का होता है एंडरसन ब्रिज में। ठीक है, दिस इज योर एंडरसन ब्रिज। डिटेक्टर कहाँ पर लगा हुआ है दिख रहा है, दिस इज योर डिटेक्टर, दिस इज योर सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट का डिवीजन हो रहा है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, करंट का डिवीजन कुछ इस तरीके से हो रहा है, बिकॉज योर डिटेक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, सो पोटेंशियल एट दीज 2 पॉइंट्स नीड टू बी सेम हियर। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम करना होगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर होगा, ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम करना होगा तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस आर्क एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस आर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नीड्स टू बी सेम, राइट। ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट इन दोनों के पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेव करना होगा तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस नीड्स टू बी सेम। यस और नो? बस हाँ ना में जवाब दो, बाकी हम लोग Yes, ma'am. डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एंडरसन ब्रिज है, यहाँ पर डिटेक्टर इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई करंट नहीं फ्लो करे, उसके लिए ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल का सम इक्वल होना चाहिए, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो इक्वल होगा। यहाँ पर ये करंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और बिना डिटेक्टर के अक्रॉस फ्लो हुए इस तरीके से फ्लो हो रहा है। सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। यहाँ से सप्लाई करंट आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, डिटेक्टर में कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा बैलेंस कंडीशन में, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से वापस ये जो करंट फ्लो कर रहा था ये फिर से डिवाइड हुआ इस पॉइंट पे, ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, डिटेक्टर में नहीं जा करके ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा,
और सम होकर के वापस सोर्स में, ठीक है। सो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट सर्किट एज कंपेयर टू ऑल दी 3 सर्किट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इसका भी हमको फेजर डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा और उसके बाद फेजर डायग्राम भी पढ़ना है। तो आई विल गिव यू दी नोट्स फॉर दिस एंडरसन्स ब्रिज। एक बार नोट्स चेक कर लेना, गो थ्रू द नोट्स एंड ऑल्सो यू विल गेट फ्यू वीडियोज एंड ई नोट्स ऑन द गूगल। तो एक बार खुद से पढ़ के आओगे तो मैं जब समझाऊंगी बैलेंस इक्वेशन बनाओगे तो सब समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने थोड़ा बहुत हिंट्स दे ही दिया है। सो वी विल डिस्कस एंडरसन ब्रिज इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं सर आया भी नहीं। Okay, okay, thank you. We will continue in the next class.